This is chapter number 2 of history, the establishment of EIC in India. EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इस चैप्टर हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं देख रहा था बंगाल है क्या बोले। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे कि हम लोग याद रखते हैं ना, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे ही फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसको ऐसे याद। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, हैदर अली वाज अ रूलर ऑफ व्हिच रीजन? देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, देखिए, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ व्हिच प्लेस? तो मैसूर के। कहां के? मैसूर। इसको बोलते हैं वन वर्ड आंसर। क्या बोलते हैं? वन वर्ड। वन वर्ड, समझिए, जैसे इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और इसमें मैसूर। देन थर्ड क्वेश्चन, नेम द बैटल व्हिच हैड फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। कौन सी लड़ाई है जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी? ठीक है, कौन सी लड़ाई जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ी गई थी? तो कर्नाटका वॉर। कौन सी वॉर? कर्नाटका वॉर। इसमें जो है फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों जो है लड़े थे। कौन सी वॉर? कर्नाटका वॉर। कौन सी वॉर? कर्नाटका वॉर। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम व्हिच स्टेट्स? यानी कि बक्सर की युद्ध की या बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स को कौन कौन से जगहों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स यानी कि अधिकार मिला? तो इसे जगह याद रखना है। तो देखिए, ब्रिटिशर गॉट राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का लड़ाई में जीते तभी तो उनको ये जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने का अधिकार मिला ना। तो कौन कौन सी जगह? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब पहले एक ही रियासत में आता था, बंगाल प्रोविंस। छत्तीसगढ़ का भी ऊपर का जो 5 जिला है, ठीक है, सरगुजा डिवीजन में जो आता है भी, वो भी बंगाल में हुआ करता था। ठीक है, तो इतना पहले का बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, बांग्लादेश भी उसमें था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट डिड इंग्लिश गेट थ्रू बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी भी कौन जीते थे? ब्रिटिशर्स जीते थे। इसी के बाद मॉडर्न एज या मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत होता है। कहां पर? इंडिया में 1757। कब? 1757। तो पूछ रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद क्या क्या फायदा हुआ? बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद क्या क्या फायदा हुआ? पहला, द इंग्लिश हैड ग्रेट फाइनेंशियल गेन, यानी आर्थिक रूप से बहुत फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? आर्थिक रूप से, यानी पैसे की दृष्टि से बहुत ज्यादा फायदा। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर। कौन? मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को फिर उसने नवाब बनाया। क्या बनाया? नवाब। मीर जाफर को कहां का? कहां का? बंगाल। एंड कलेक्टेड ग्रेट वेल्थ। वेल्थ नहीं होता संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। एंड ट्रेड फैसिलिटीज फ्रॉम हिम। They also got the right to collect land revenue from villages of Bengal. Land revenue यानी कि जमीन से जो पैदा होता है उस पर टैक्स। अभी जैसे कि बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगता है, उस समय इनकम का ज्यादा जरिया नहीं हुआ करता था। एक तो लैंड, दूसरा गाय भैंस, बकरी वगैरह। तो ये लैंड रेवेन्यू बहुत बड़ा सोर्स था इनकम का। सब लोग खेती करते थे, तो 100 बोरा अगर हुआ धान तो 60 बोरा, 40 बोरा, 50 बोरा, अलग अलग समय पर ये चेंज होता रहा। जैसे महालवाड़ी सिस्टम में अलग, रैयतवाड़ी सिस्टम में अलग, ऐसा ऐसा करके अलग अलग समय अलग अलग
टैक्स का उन लोग का स्ट्रक्चर था। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बोल रहा है कि डुअल रूल क्या होता है। डुअल रूल क्या होता है? तो अगर सीधा शब्दों में देखें तो डुअल रूल मतलब क्या है कि टैक्स, दीवानी मतलब समझ गया, दीवानी यानी कि रिवेन्यू राइट्स। कौन से राइट्स? रिवेन्यू राइट्स। उस समय रिवेन्यू का ज्यादा जरिया नहीं हुआ करता था, सबसे इंपॉर्टेंट जरिया होता था लैंड रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू। तो टैक्स कौन कलेक्ट करता था? कंपनी। कौन? कंपनी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी जो मुगल्स और जो नवाब थे उनके पास राइट्स थे पुलिस का और जुडिशरी का। मुगल्स और नवाब के पास कंट्रोल था, पावर यानी कि पुलिस पर और जुडिशरी पर। यही बस दो बातें हैं। मुगल और नवाब का कंट्रोल था पुलिस और जुडिशरी पर, और कंपनी का किस पर कंट्रोल था? दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्शन पर। किस पर? टैक्स कलेक्शन पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू नो अबाउट सब्सिडियरी ट्रीटी? सब्सिडियरी ट्रीटी, सब्सिडियरी ट्रीटी क्या होता है? तो सब्सिडियरी ट्रीटी में इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ट्रूप्स यानी ब्रिटिश के सेना, उसको रखना होता था इंडिया के जो रूलर हैं उन लोगों को। बेसिकली जो भारत के राजा थे उनको बोले आप अपना सेना मत रखो, क्यों इतना झंझट पालोगे, ट्रेनिंग दोगे, फिर सैलरी दोगे, है ना, ये सब ट्रेनिंग वगैरह तो देना ही पड़ता था। लेकिन इसमें बोला कि आप क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह हम लोग देंगे, ठीक है, आप सिर्फ उसका सैलरी बस देना। क्या देना? सैलरी। ट्रेनिंग वगैरह सब ब्रिटिश लोग कराते थे, आप बस उसे क्या करना? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब उनका खर्चा, ठीक है, इतना बस देना बोल के। ये था पूरा स्ट्रेटजी कि इंडियन रूलर को ऐसे मनाए कि आप अपना सेना मत रखो, हम लोग देंगे आपको सेना। क्या देंगे? हम लोग। तो इससे बाद में हुआ क्या कि सेना किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो बाद में बोले कि पलट जाओ, तो पलट जाते थे उन लोग, यानी कि ब्रिटिशर की तरफ हो जाते थे। ये था पूरा उन लोग का चाल। इसको बोलते हैं सब्सिडियरी ट्रीटी। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी ट्रीटी। इन रिटर्न रूलर्स लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस इन एक्सटर्नल मैटर्स मेकिंग देम पॉलिटिकली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल रिलेशन में अब उनका इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो डिपेंडेंट हो गए किस पर? ब्रिटिश पर। एक्सटर्नल रिलेशन मतलब क्या होता है, मान चलो आप किसी राजा को, लास्ट डेस्क सामने देखो, अब मान चलो कोई राजा है, राजा ए इंडिया का, अब उसको हमला करने हैं किसी दूसरे राज्य बी पर, सेना ही उसका नहीं है, तो उसको अटैक करने से पहले किसका परमिशन लेना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स का। तो राजा होके दूसरे से पूछना पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि सेना किसी और की है। सेना किसकी है? ब्रिटिशर्स। तो ये है, एक लाइन में अगर कहें तो आप सेना मत रखिए बोले राजा को, हम लोग देंगे सेना। क्या देंगे? हम लोग देंगे सेना, तो आपका खर्चा कम होगा बोले। ये है सब्सिडियरी ट्रीटी। क्या है? सब्सिडियरी ट्रीटी। ट्रीटी यानी होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि लिखा पढ़ी जो होता है उसको बोलते हैं ट्रीटी। क्या बोलते हैं? ट्रीटी। हिंदी में संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। समयम की मात्रा था, ग्रामर वाला है, संधि नहीं, ये वाला संधि। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी। डिस्कस डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी एक और ये हुए हमारे, ठीक है, देखो लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन यानी कि कब्जा करना, ठीक है। तो कब्जा करने की उनकी कौन सी नीति, नीति यानी स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो ऐसे कौन सी पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की? तो उनका ये फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था, जिन राजाओं के, देखो, विच स्टेट्स विदाउट अ नेचुरल हेयर, ये हेयर यानी होता है उनका जो एक्चुअल उनका चाइल्ड बेसिकली, है ना, या उत्तराधिकारी। क्या होता है एग्जैक्ट में? उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। लिखिए, उत्तराधिकारी मतलब ये होता है जैसे कि एक ए और बी है, ए पिता है और बी उसका बेटा है। ए के मरने के बाद बी को उसका राजपाट सब मिल जाएगा ना, प्रॉपर्टी वगैरह, उसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, हाँ, हेयर एंड, क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके परदादा के डेथ के बाद आपके दादा को प्रॉपर्टी मिला, ठीक है,
परदादा के डेथ के बाद आपके परदादा को प्रॉपर्टी मिला, परदादा के डेथ के बाद दादा को प्रॉपर्टी मिला, तो उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है उत्तराधिकारी का। तो जिनके नेचुरल यानी कि खुद के बच्चे नहीं थे, उनका प्रॉपर्टी को इन्होंने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सतारा, झांसी, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हैं, और नागपुर, उदयपुर, और ये सब एग्जाम्पल आपको लिखवा चुके। ठीक है, तो जिनके खुद के बच्चे नहीं थे, उन राजाओं के या रानियों के राज्य को इन्होंने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसमें एक एक्सेप्शन है अवध का। किसका? अवध को इन्होंने कब्जा कर लिया, मिसरूल है बोल के। क्या है बोल के? मिसरूल। मतलब राजा अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं करके। क्या नहीं पा रहे हैं? राजा अच्छे से चला नहीं पा रहे बोल के उस पर कब्जा कर लिया। ये सब उनका बहाना होता था कब्जा करने का। किसका बहाना होता था? कब्जा करने का। तो ये सब बहाना होता था उन लोगों का। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दो तीन चीजों को आप लोग याद रखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस को कैसे याद करोगे? सप्ली से, मतलब ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हो कि सप्लीमेंट्री जब हम लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेते हैं, वैसे राजाओं ने एक्स्ट्रा सैनिक लिया, मतलब सप्लीमेंट्री जैसे। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा? सब्सिडियरी अलायंस में सेना बाहर से मंगाया। क्या मंगाया? बाहर से सेना। बाहर मतलब कौन? ब्रिटिशर्स। ये ट्रिक है, मतलब ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। लॉर्ड डलहौजी क्या है इसका सब फेमस है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिसके बच्चे नहीं थे उसका इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो समझो डॉक्टर के पास गए इन लोग इलाज कराने। अब डॉक्टर आपके फिर बच्चे नहीं है, फिर डॉक्टर किसका इलाज करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिनके खुद के उत्तराधिकारी नहीं थे उस पर, उसके राज्य पर इन लोग कब्जा कर लेते। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब रिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक या बेंटिक इन एडमिनिस्ट्रेशन। रिफॉर्मेशन होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। तो कौन कौन सा रिफॉर्म, कौन कौन सा रिफॉर्म? लिखना बंद करो, सामने देखो। लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए, सबसे बड़ा बदलाव लेकर आए वो ये था। वैसे राजा राम देखो आपका, चलो छोड़ो पहले इसको सुनो। पहले देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था पास करने का? प्रैक्टिस ऑफ सती। कौन सा प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय। कौन? ठीक है, इनको श्रेय दिया जाता है प्रैक्टिस ऑफ सती को खत्म कराने का। ठीक है, तो इन्हीं के शासन के दौरान, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी शासन के दौरान प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश हुआ। उससे पहले प्रैक्टिस ऑफ सती इतना बता चुके आपको पता ही है, किसी का अगर पति मरता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था जिंदा। कब हुआ? 1829 में। कब हुआ? 1829। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कंट्रीब्यूशन। प्रैक्टिस ऑफ सती को खत्म कराया गया, जिंदा व्यक्ति को जलाते थे। सप्रेस ठगी, तो ठगी पता है ना ठगी क्या होता है? चोर वाला जो होता है, ठग जग वही वाला ठगी। ठीक है, सप्रेस ठगी, ठगी होता था उस टाइम, उसको खत्म कराया। और वेस्टर्न एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और इंग्लिश मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश भाषा को प्रमोट किया। ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। उससे पहले इंडिया में वैदिक कल्चर था थोड़ा सा, पहले जब वैदिक एरा में जब पढ़ते थे तो गुरुकुल सिस्टम था। कौन सिस्टम था? गुरुकुल सिस्टम। तो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मॉडर्नाइज इंडिया एंड स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल। अब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उनके आप कल्चर के प्रति ध्यान दो। जब इंग्लिश पढ़ोगे तो आप उनके कल्चर के प्रति आपका रुझान बढ़ता है, इंक्लाइनेशन। ठीक है, इंग्लिश पढ़ोगे तो उनके कल्चर के प्रति आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, और फिर उनके तो आप बात ज्यादा अच्छे समझ पाओगे और इन्फ्लुएंस हो जाओगे, प्रभावित। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश को ज्यादा पर प्रमोट किया, ताकि लोग इंग्लिश सोचे समझें, ठीक, ताकि उनकी बात ज्यादा समझ पाए, और एट द एंड वो कंट्रोल कर पाए। क्या पाए? कंट्रोल कर पाए इंडिया पर। तो ये स्ट्रेटजी थी इनका। तो विलियम बेंटिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश कराना। क्या कराना? एबॉलिश कराना, प्रैक्टिस ऑफ सती।
We have question number 10. What would happen if Siraj-ud-Dौला had won the Battle of Plassey? Question number 10. तो क्या हो यदि सिराज-उद-दौला बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जीत जाता? तो रियलिटी में क्या हुआ था, सिराज-उद-दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गया था। इस वजह से ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और ब्रिटिशर्स ने अपना बंगाल में कब्जा जमाया, जिससे मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। तो अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। देखिए क्या होता, इफ सिराज-उद-दौला हैड वॉन द बैटल ऑफ प्लासी या एट प्लासी, द ब्रिटिश वुड हैव लॉस्ट द बंगाल। अब अगर सिराज-उद-दौला जीतता तो ब्रिटिशर्स हार जाते और बंगाल पे कब्जा नहीं जमाते, तो उनका जो डोमिनेंस यानी दबदबा, क्या होता है, एक्चुअल में हिंदी में होता है वर्चस्व। क्या होता है, वर्चस्व। बाकी सामान्य भाषा में दबदबा क्या होता है, लिखिए पेंसिल में, ठीक है। फिर देखिए डिलेड यानी कि, डिले यानी कि होता है किस चीज को डिले करना, मतलब कि और ज्यादा समय लेना, ठीक है। तो अगर उन लोग ये बैटल ऑफ प्लासी हार जाते तो उनको पूरा इंडिया पर कब्जा करने में और ज्यादा समय लगता। क्या लगता, और ज्यादा समय लगता। इसे बोलते हैं डिले। क्या बोलते हैं, डिले, देर, ठीक है। इंडियन रूलर्स माइट हैव रिटेन्ड इंडिपेंडेंस लॉन्गर। तो जो हमारे भारतीय राजा लोग थे, उन लोग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को और दिनों तक बनाकर रख सकते थे, ठीक है। रिटेन मतलब बनाकर रखना, ठीक है। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन इन इंडिया वुड हैव बीन पोस्टपोन्ड सिग्निफिकेंटली। क्या पता वहां को उन लोग हारने के बाद फिर उन लोगों का जो कब्जा करने का सिलसिला है वो स्थगित हो जाता, पोस्टपोन हो जाता, ठीक है, कुछ दिन के लिए रुक जाता। तो ये सब जो है अजम्पशन है कि ये नहीं हुआ होता तो ये होता सर के। बाकी इंडिया में तो मोनार्की था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र। देखिए भारत में ब्रिटिशर्स के कब्जे के पहले ऐसा कुछ खुशहाली वगैरह नहीं था, ठीक है। ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स थे, पता ही आपको। ब्रिटिशर्स से पहले क्या थे, मुगल्स, ठीक है। मुगल आपको पता ही, बाबर आया था, है ना, 1526, उसके बाद बहादुर शाह जफर तक। तो उससे पहले मुगल्स थे, तो ऐसे कुछ स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी पैसे की दृष्टि से। मुगल का क्या हुआ, वो आए, कब्जे किया और यही बस गए, ठीक है। और इन लोग क्या पैसा उधर ले गए ब्रिटेन में, यही बस फर्क है दोनों में। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वुड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री बी अफेक्टेड इफ द यूरोपियन हैव नॉट मेड देयर कॉलोनीज देयर। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, अगर यूरोपियंस यहाँ यूरोपियंस बोल रहे हैं ना, तो यूरोपियंस में यूरोप के जितने 44 देश हैं वो सब आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है भारत ने फ्रेंच ने भी कब्जा किया था, पोर्तुगल ने भी कब्जा किया था, वैसे ही उनके अलग अलग जो है कॉलोनीज थे पूरा दुनिया भर में, ठीक है, 70 से ज्यादा कॉलोनीज थे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर, क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए, हाउ वुड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री बी अफेक्टेड इफ यूरोपियन हैड नॉट मेड देयर कॉलोनीज देयर। अगर यूरोपियंस ने कब्जा नहीं किया होता, कॉलोनी यानी गुलाम नहीं बनाया होता, उपनिवेश नहीं किया होता, तो कंडीशंस कैसी होती? एक वर्ड में बताओ, अच्छी होती कि बुरी होती? अगर कब्जा नहीं किया होता तो जो गुलाम देश उनकी कंडीशन अच्छी होती कि बुरी होती? अच्छी होती, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, कोई गुलाम नहीं बनाएगा तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा ना। देखिए, विदाउट यूरोपियन कॉलोनाइजेशन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज माइट हैव यूज्ड देयर ओन रिसोर्सेस। एशियन मतलब कि एशिया कॉन्टिनेंट के लोग, अफ्रीकन मतलब अफ्रीका महाद्वीप के लोग। तो अगर इन लोग कब्जा नहीं करते तो अपने रिसोर्सेस हम लोग खुद यूज करते हैं। अपने रिसोर्सेस का मतलब ये है अपना सोना, अपना चांदी, ठीक है, अपना कोयला, अपना जो रिसोर्सेस हर चीज आते हैं, सोना चांदी हीरा मोती और पेट्रोल डीजल ये सब वगैरह। हाँ, अब गुलाम बनाने से क्या हुआ, यहाँ बना दिए ट्रेन और जितना सब बेशकीमती चीजें हैं सब उन लोग वहां ले जा रहे हैं अपने देश में, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अपना जो है खुद के तरक्की के लिए यूज करते हैं। हम लोग मतलब अफ्रीकन लोग अपने रिसोर्सेस खुद यूज करते हैं, इंडिया अपना रिसोर्सेस खुद यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें उन्होंने पूरा जो है जमीन से पूरा मिनरल्स निकाल दिया और लेके चले गए, ठीक है।
अब देश बेचारा बदहाली में है, कुछ नहीं हो पा रहा, मिट्टी का वैसा क्वालिटी घट गया है सर के पूरा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोयला जानते हो आप लोग, कोयला, कोयला जब आप जमीन से निकालते हो, ठीक है, तो जमीन हो गया खोखला, जमीन क्या हो जाता है, मान चलो ये जमीन है, ऊपर है घर, क्या है, घर। अब यहाँ पर कोयला है, ये सब कोयला निकाल दिए और जमीन खोखला हो गया, तो ये जो है ढह जाता है, जमीन धस जाता है, तो ये घर वाले क्या होगा, प्रॉपर्टी नुकसान। ऐसा हो रहा है भारत में, भारत में कोयला निकालते हैं ना, तो चिरमिरी वगैरह इलाके में कुछ एरिया को कोरबा जो है ना खाली करा रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी धस सकता है। ये नुकसान होता है रिसोर्सेस को अगर आप निकाल दो, ठीक है। पानी भी ज्यादा निकाल दोगे तो पानी की वजह से भी रहता है, पानी भी निकाल तब भी धस सकता है, ठीक है। आगे देखिए फिर, तो समझ गया, रिसोर्सेस खुद यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। देयर इंडस्ट्री एंड ट्रेड could grow independently, खुद अपने आत्मनिर्भर बनते हैं लोग और उनका डेवलपमेंट खुद होता। While European industries progress would have slow, देखिए कॉलोनीज का ग्रोथ अच्छा होता और यूरोपियंस का ग्रोथ क्या होता, स्लो होता, क्या होता, स्लो होता। अब सोचो 70 देश का पैसा अपने देश में लगाओगे तो आपका तरक्की तो होगा ना जल्दी, और अगर वो 70 देश गुलाम नहीं बनते तो उनका तरक्की क्या होता, स्लो होता, क्या होता, स्लो होता, ठीक। फिर है चेंजिंग द ग्लोबल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो अगर गुलाम नहीं बनाए थे तो अभी ग्लोबल पोजीशनिंग अलग होती, ग्लोबल पोजीशनिंग अलग होती। मतलब अभी के डेट में हम लोग बोलते हैं ना कि यूरोप अमेरिका ये सब अमीर अमीर हैं बोल के, तो ये हालात कुछ दूसरे होते, क्या होते हैं, हालात दूसरे होते अगर कब्जा नहीं किया रहता तो, ठीक है। चेंजिंग द इकोनॉमिकल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जो देश हम अमीर देख रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब की स्थिति अलग होती, क्या होती, अलग होती। क्या पता इन लोगों को भी हालात पाकिस्तान जैसा होता है, ठीक है। अब इतना 70 देश के लूट के ले जाओगे तो कम, मतलब कितना भी खाओगे तभी 100-200 साल तो चल जाएगा। जर्मनी में भी हालात बिगड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन में भी, ठीक है, डाउन डिक्लाइन हो रहा है, मतलब आने वाले 40-50 साल में गरीब हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है।